गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं एक शराबी हूँ। और केवल हेलो और हाय केवल एक। अनिरुद्ध भाई। जी जी, हेलो नमस्ते। हाय। हेलो हेलो। केवल और केवल एक उच्च लोगों का साथ है, ये 12 कदमों का सुंदर कार्यक्रम है। और मेरे परिवार समेत कई लोगों ने बार बार मेरी जान बचाने की कोशिश करी। इसलिए आज जिंदा हूँ, शराब के पहले घूंट से दूर हूँ, रहा हूँ। जैसा प्रॉमिस किया गया था मेरे को यहाँ पे कि यार ऐसा जीवन जीने को मिलेगा जैसे तूने सपने में भी नहीं सोचा था, तो वैसे जी रहा हूँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी विशेष के लिए और मुझे यहाँ पे अपना ग्रैटिट्यूड शेयर करने के लिए बुलाने के लिए। अ, मेरी कहानी वैसी ही है जो कई बार शेयर कर चुका हूँ और उससे भी कई बार सुन चुका हूँ। एक घूंट से जो सफर चालू हुआ वो मौत के दरवाजे तक ले गया। आधा पागल तो हो ही चुका था और सारी बर्बादियां जितनी हो सकती थी उतनी हुई। लेकिन मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके इन्होंने बताया कि शराब तेरी प्रॉब्लम है, लेकिन शराब तेरी ओरिजिनल प्रॉब्लम नहीं है, शराब सिर्फ लक्षण है। ओरिजिनल प्रॉब्लम कुछ और ही है। तो समझने में ये टाइम लगा, बट इतना अभी आज मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम जो थी वो बहुत पहले से थी, शराब बहुत बाद में आई जीवन में। आज का टॉपिक भी वही है कि दर्द और प्रगति विकास, है ना। नो पेन नो गेन। मैं एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं जब पहली बार रिहैब में गया था तब मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, सीमिंगली ऊपर ही ऊपर। काम बहुत अच्छा था। हालांकि प्रॉब्लम्स आने लगे थे। पत्नी ने तब तक ये नहीं बोला था कि शराब छोड़ दो, पियोगे नहीं बिल्कुल, कम पिया करो यार, इतना ही था। प्रॉब्लम्स थे हम में, लेकिन कम पिया करो। और बाकी भी जगहों पे नाम अभी था, वार्निंग्स आती थी, समझाइश आती थी, लेकिन उस हालत में नहीं पहुंचा था कि सारी बर्बादियां ही बर्बादियां लोगों को नजर आए। थोड़ा बहुत सम्मान था। तब मेरे को लीवर में प्रॉब्लम आई, इसलिए मैं पहली बार खुद रिहैब गया, है ना। ये मैं बार बार वहां जाके बोल रहा था कि मैं खुद रिहैब आया हूँ, मेरे को घर वालों ने नहीं डाला। तो खुद रिहैब गया और वहां पे एक सेशन चल रहा था। 4 ही दिनों में मेरे को लगा कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ यार। गोलियां चालू हो गई थी, वो लीवर में चमक आ रही थी, वो बंद हो गई थी, भूख फिर से बढ़ गई थी। और मेरे आसपास सारे टूटे फूटे लोग थे, है ना, जिनकी शराब की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे। और मुझे लगा कि मैं गलत जगह पे आया हूँ। थोड़ी ज्यादा पी ली थी, लेकिन अब जाके मैं कंट्रोल से पी लूंगा। तो मेरा ध्यान उठ गया था वो रिहैब सेंटर में से। और वहां पे अलग अलग सेशन होते थे। आज समझ में आता था कि आता है कि अच्छे अच्छे सेशन होते थे यार। और उसमें एक था कि यही बात वो दूसरे शब्दों में बोल रहे थे कि प्रॉब्लम दरअसल कुछ और है। आप ये समझने की कोशिश करो कि आप दारू क्यों पीने जाते हो, आपको ये पता चल चुका है। आप यहाँ पे आए हो, इसका मतलब है कि दारू आपकी जीवन में प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन असल बात यह है कि आप दारू पीने क्यों जा रहे हो, आपको तो पहले से अंदाजा आ गया था इस चीज का। तो वो समझने की कोशिश करो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। और हर एक बंदे को पूछ रहे थे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। वो सही ढंग से पहचान पा रहे थे या नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन बता रहे थे प्रॉब्लम। कि मेरे को घर में ऐसा होता है, मेरे को है ना घर बचपन में ऐसा हुआ था, मेरे घर में प्रॉब्लम ये थी, मेरे को इस बात की तकलीफ है। और मेरे पास जब आए तो मैंने कहा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मुझे यार शराब बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं पीता हूँ। तो वो जो काउंसलर था उसने मेरे को बोला कि ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ वापस। वो सेशन खत्म हो गया, मैंने भी वो छोड़ दिया, गया। फिर बाद में वो काउंसलर मेरे को ढूंढते ढूंढते आया। बोले भैया क्या है, तुम मेरे को पहले महामानव मिले हो। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं है, कोई ना कोई, लेकिन तुम मेरे को पहले मिले हो जो बोल रहे हो कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई दर्द नहीं है। बोले क्या किया है तुमने जीवन में ऐसा कि तुम ऐसे महापुरुष बन गए। और मैंने कहा यार आप मानो नहीं मानो, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिनायल, स्ट्रॉन्ग डिनायल, सिर्फ दारू को लेके नहीं, कोई प्रॉब्लम है मेरे अंदर, इस चीज का मेरे को एहसास ही नहीं था। मैं तब जो बोल रहा था वो उसको सचमुच लग रहा था, मेरे को लग रहा था। और मेरे को लग रहा था कि क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार लाइफ में। बाद में जो उन्होंने कहा था कि अगर रुक नहीं गए अभी शराब पे तो बहुत बुरा हो सकता है आपके साथ, वो हुआ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, वहां पे भी यही बोला कि आपको शराब के पहले घूंट से दूर रहना होगा, वरना अभी और नीचे जाओगे। तो जितना नीचे जा सकता था उतना नीचे गया यार। और उसके बाद फिर जो है घुटने टेक दिए, तब जाके बातें धीरे धीरे एक एक दिन के हिसाब से समझ में आने लगी। और आज मैं बिल्कुल वो देख पाता हूँ कि क्या मेरे को वो पूछ रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी अनिरुद्ध, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है। तो ये दर्द और तकलीफ बहुत बचपन से ना चालू हुई और हर इंसान के जीवन में होती है, मेरे भी जीवन में थी। मसलन मैं बताऊं कि पहली बार मेरा अगर सर दर्द हुआ होगा या मेरा पेट दुखा होगा तो मैं रोया था। और मेरी माँ को कहीं से मैंने बताने की कोशिश करी कि तकलीफ क्या है। उसने मेरे को दवाई दी और मैं मेरा वो दर्द ठीक हो गया।
जब मैं बड़ा हो गया तो मैं खुद वो पहचानने लगा कि अगर गला दुख रहा है, अगर सर में दर्द हो रहा है, अगर आंखें दुख रही हैं, तो निश्चित ही मेरे को बुखार आने वाला है, मतलब कोई वायरस मेरी बॉडी में है। और अगर मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो मुझे तकलीफ हो सकती है और बढ़ सकती है। मतलब दर्द हमेशा एक इंडिकेटर था, एक सूचना थी मेरे लिए कि यार प्रॉब्लम है। ये मेरे को वो दर्द बता रहा था, और अगर मेरे को वो प्रॉब्लम दूर करनी है तो मुझे कुछ उस पर उपाय योजना करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे को दर्द नहीं हो रहा है। तो मैं डॉक्टर के पास जाता था, दवाई लेता था, और मैं उस दर्द को दूर करता था। दूसरी प्रकार का मैंने दर्द जब देखा है, मेरे को साइकिल सीखना थी तो मैं डर रहा था कि मैं यार साइकिल चलाने जाऊंगा तो गिर जाऊंगा और मेरे को चोट लगेगी। तो मैंने उससे कुछ दिन बचने की कोशिश करी, लेकिन साइकिल बाकी सब बच्चे चला रहे थे और मुझे भी चलाने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। मतलब मैं प्रोग्रेस करना चाहता था कि बाकी बच्चे साइकिल चला रहे हैं और मैं चला नहीं पा रहा हूँ, मेरे को प्रोग्रेस करना है यार। तो मैंने वो तय किया कि मैं गिरूंगा और मेरे को तकलीफ होएगी तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को ये प्रोग्रेस करना है, मेरे को साइकिल सीखना है। और वैसा मैंने किया यार। 4 5 8 10 बार गिरा होऊंगा, है ना, घुटना फूटा है, कोहनी में लगी है, सर में भी लगी है। लेकिन मैंने वो दर्द सहन करने की, उसमें से गुजरने की मैंने तैयारी दिखाई, तो मेरे को साइकिल सीखना आ गया। जहां जहां मेरे को वो दर्द से गुजरने का और कुछ करने का उसका मैंने कोशिश की है, वहां वहां मेरी प्रगति हुई है। और जहां जहां मैंने उससे बचने की कोशिश करी, वहां पे मैं रुक गया हूँ, पीछे रहा हूँ। वैसी एक चीज मेरे को जो याद आती है कि जब हम 8th में आए तो वो स्काउट एंड गाइड था और एनसीसी था। और एनसीसी के जो बच्चे थे वो बहुत, है ना, कड़क खाकी यूनिफॉर्म में और एकदम ऐसे एकदम ड्रिल करते थे। और उनको बाद में हथियार भी दिए जाते थे, और गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो तो उनकी परेड निकलती थी और बड़ी शानो शौकत थी। तो मेरे को लगता था कि मैं भी ना यार एनसीसी में जाऊं। और पहले दिन वो वहां पे टेस्ट करते हैं, फिजिकल टेस्ट, और बड़ी कड़ी टेस्ट होती है। तो उन्होंने बोला ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ। तो मैंने 5 चक्कर लगाए, मेरे को, है ना, हाँफने लगा, मेरे को पेट में दुखने लगा। और फिर आगे मैंने देखा कि और भी एक्सरसाइजेज हैं। तो मैंने कहा बाप रे, ये तो बहुत मगजमारी है यार, ये एनसीसी में जाना मतलब इतना पीसेंगे मेरे को। उससे अच्छा मेरे को दिख रहा है वो स्काउट है और उसके साथ गाइड भी हैं और लड़कियां भी हैं वहां पे, तो अपन तो निकलो यहाँ से। तो मैंने उनको बोला नहीं साहब, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है और शायद अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, और झूठ मैंने बताया वहां पे। और मैं स्काउट एंड गाइड में गया। मैं स्काउट एंड गाइड को मैं गलत या हल्का नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना एटीट्यूड बता रहा हूँ कि जहां पे मेरे को ज्यादा दर्द सहन करना था वहां से मैं भागा, बच गया। और मुझे जो एनसीसी में जाके शानदार यूनिफॉर्म में रहना था वो मैं नहीं कर पाया। मेरे को और भी कॉम्प्लेक्स थी कि यार मैं ना एकदम तगड़ा लंबा ऊंचा ऐसा नहीं हूँ। तो मैं कुछ दिन व्यायामशाला में गया, गांव में तालीम होती थी वहां पे गया। 8 दिन गया, फिर मेरे को लगा कि यार कौन जाए, 1 घंटा है ना, इतना मेहनत करे वर्जिश करे, जाने दो। तो मेरी ये प्रवृत्ति रही कि, है ना, मेरे को दर्द से नहीं गुजरना है, मेरे को, है ना, एक शॉर्टकट चाहिए, मेरे को आसान सा रास्ता चाहिए, सॉफ्टर इजियर वे चाहिए, मेरे को कंफर्टेबल रहना है। मेरे को चाहिए ही नहीं तकलीफें, चाहिए ही नहीं दर्द। ये सारी फिजिकल दर्द की बातें थी, और भी दर्द थे मेरे जीवन में। मेरे पिताजी भी बहुत ज्यादा शराब पीते थे, इसलिए बहुत कर्जे हुए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। और मेरे को इसकी तकलीफ थी कि समाज में हमको कुछ, है ना, खास नजर से नहीं देख रहे थे, या तो सहानुभूति की नजर से देख रहे थे, या मजाक उड़ाते थे, या, है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे। इस बात का मेरे को दर्द था। और मेरे साथ एक दोस्त था, उसके भी घर में यही प्रॉब्लम थी। तो उसने क्या किया, उसने ये समझा कि अपने घर में बहुत प्रॉब्लम है, तो अपने को यार जीवन में मेहनत करना पड़ेगी। वो मेरे जितना बुद्धिमान नहीं था, पढ़ाई में आगे नहीं था, लेकिन उसने बहुत अच्छे तरीके से दिन रात मेहनत करके उसने कोई कंप्यूटर कोर्स पूरा किया। उसके बाद उसने नौकरी करी, नौकरी करके, छोटी सी नौकरी थी, छोटी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, आज वो बहुत अच्छी जगह पे है। और सबसे बड़ी बात उसने जो सीखी थी कि दारू इलाज नहीं है, मेरे को दारू से दूर रहना है। और मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल उल्टा किया। मैं लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता था कि मेरे पिताजी ज्यादा नहीं पीते हैं, या फिर मेरे पिताजी ने ना अभी शराब छोड़ दी है यार, पहले वो पीते थे लेकिन अभी शराब छोड़ दी है। पैसे की हमको प्रॉब्लम नहीं है, आपको लग रहा है, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम नहीं हमारे पास है। मैंने पढ़ाई करके मेहनत करने के बजाय मैं पिक्चर देखना मेरे को अच्छा लगता था, दोस्तों को खाना खिलाओ, उनसे वाहवाही सुनो। तो ये सारी चीजें जो मजे वाली थी उनमें मैं गुम हो गया। तो मेरे को जो करना था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मैं दूर नहीं कर रह पाया, खुद को नहीं निकाल पाया, ना फैमिली को निकाल पाया। तो ये मेरी पर्सनालिटी थी। मेरे को और भी एक चीज थी कि मैं बचपन से ओवर सेंसिटिव था। मतलब कोई मेरे को से गलत व्यवहार करे तो मेरे को तकलीफ होती है। यार ऐसा तो होगा नहीं कि किसी के जीवन में हर कहीं, है ना, हर बंदा मेरे से अच्छा ही व्यवहार करे।
मैं अपने दोस्तों पे जान छिड़कता था और मेरी अपेक्षा रहती थी कि वो भी एकदम लॉयल रहे, निष्ठावान रहे। लेकिन मेरा एक खास दोस्त था, जब उसको मैंने सुना किसी और दोस्त से बात कर रहा था और मेरे बारे में बुरी बात कर रहा था और हंस रहा था, तो मेरे को इतनी तकलीफ हुई कि यार मेरे बारे में बुरी बात कर रहा है, मैं इससे इतना प्यार करता हूँ, इतना मैं दोस्त मानता हूँ इसको, और मेरे बारे में खराब बात कर रहा है। मैंने वहां पे सोचना चाहिए था कि यार मेरा दोस्त होके अगर मेरी किसी बात पे बोल रहा है तो क्या मैं कुछ गलत करता हूँ, क्या मेरे बर्ताव में कोई खोट है, क्या मैंने इसको ऐसा कुछ बोल दिया है जिससे इसको तकलीफ हुई है। लेकिन ये आत्म परीक्षण मैंने कभी नहीं किया, मेरे को बहुत तकलीफ हुई, मैंने उससे बात करना बंद किया। मैंने दूसरी जगह पे है ना वो दोस्ती, वो लॉयल्टी ढूंढना चालू करी। मतलब मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता है तो मेरे को दर्द होता है, ये शायद हर किसी को होता होगा, लेकिन मैं चूंकि ओवर सेंसिटिव हूँ, मेरे को ज्यादा दर्द होता है। और मैं इस दर्द का कारण ढूंढ के उस पे उपाय योजना करने की बजाय मैं उसको है ना छुपा के कहीं और जाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेहनत वाला रास्ता नहीं चाहिए था, वो नहीं चाहिए था, लेकिन दर्द नहीं हो मेरे को, या हो भी तो तुरंत मिट जाए वो, फटाक से कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई गोली मिल जाए मेरे को जिससे ये दर्द दूर हो जाए। तो ऐसे कई फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, इस तरह की तकलीफें लेके उनको दबाते हुए उस पर्सनालिटी को लेके मैं जी रहा था। और जायज है कि मेरे को वो जीवन में कंप्लीटनेस नहीं फील हो रहा था, मेरे को कहीं ना कहीं वो अधूरापन लग रहा था। मेरे को वो दर्द था, आज समझ में आता है, वो अधूरापन था जिसकी वजह से जीवन में पूरा मजा नहीं आ रहा था और मैं उसके लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था। मेरे को वो लग रहा था कि लार्जर देन लाइफ हो, बहुत बड़ी सक्सेस मिले, बहुत कोई मेरा नाम हो जाए, तो इससे है ना मेरे को मजा आएगा जीवन में। लेकिन मेरे को वहां तक नहीं जाना पड़ा, उससे पहले मेरे ने शराब को हाथ में ले लिया, जो कसम खाई थी पिताजी का देख के कि शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, वो कहीं ना कहीं मेरे हाथ में आ गई। और जैसे ही मैंने पहले घूंट लिया तो वो मजा आ गया जो मैं ढूंढ रहा था बचपन से। एंड उस दिन से वो मेरी दवा बन गई, इजियर सॉफ्टर वे, कि कुछ भी मेरे को तकलीफ होती है तो मेरे पास इलाज है। शराब इस तरह से आई और चूंकि सबसे असरदार दवा थी, मैंने उसी को पकड़ लिया कि ये है तो मेरे जीवन में मजा है, ये है तो दर्द नहीं है, ये है तो जीवन जीने का मेरे को सबसे बढ़िया तरीका मिल गया है। और शराब मेरी धीरे 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 मालिक बन गई। बाकी चीजें सारी वही हुई जैसा यहाँ पे बाद में मैंने सुना। एक घूंट पहले डेढ़ पेग में चल जाता था, फिर क्वार्टर, फिर डेढ़ क्वार्टर, फिर हाफ क्वार्टर, फिर तो मतलब होश खो जाए तब तक। और इसके मारे वो सारी तकलीफें, काम पे असर होना, घर वालों को बहुत सारी तकलीफ होना। मेरी लव मैरिज थी, मेरी माँ ने मेरी आप मुझ पे बड़ी आस लगाई थी, जब बेटा हुआ तो उसके लिए भी मैं हीरो था। काम की जगह पे अच्छे दोस्त थे, उनको मेरी आशाएं थी, और मेरे को ये सब करना था। लेकिन बीच में शराब आ गई थी और शराब के बिना मेरा काम नहीं चल रहा था। पहले शराब ने बहुत मजे दिए, लेकिन जो दवा थी वही जहर बनने लगी बाद में, और जिंदगी में जहर घोलने लगी, हर चीज को अफेक्ट करने लगी। लेकिन मेरा उसके बिना काम नहीं चलता था। शराब के लिए मैंने और क्या किया कि ये जो मेरी दबी हुई पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व था, वो खुल के बाहर आ गया। शराब के लिए मैंने सारे नीति नियम तोड़ दिए, मैंने हजारों झूठ बोले, मैंने लोगों को तकलीफें पहुंचाई, मैंने सबसे ज्यादा घर में तकलीफें पहुंचाई। जो मैंने बचपन से सीखता आया था कि यार इंसान ने ईमानदार होना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए, ये सारे संस्कार थे मेरे मन पे। जब जब इन संस्कारों को तोड़ा तो मेरे को मालूम था कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपने को तकलीफ दे रहा हूँ, अपने लोगों को, तो मैं गलत कर रहा हूँ। मैं अगर पैसे चोरी कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ। मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि माँ की तबीयत खराब है और मेरे को पैसे चाहिए साहब, तो वो झूठ बोलते वक्त मेरे को अंदर दर्द होता था। तो ये दर्द बढ़ाते जा रहा था और दबाते जा रहा था मैं। लेकिन मेरे लिए जरूरी था ये, मैं गलत इंसान नहीं हूं। तो मेरे को जरूरी था कि मैं खुद को समझाऊं कि नहीं नहीं मैं गलत नहीं कर रहा हूं यार, ठीक है मामूली सा झूठ बोल दिया, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके साथ ही ये चीज था कि मेरे को लगता था कि ठीक है पत्नी परेशान है, उसको तकलीफ हो रही है, माँ ने बहुत भुगता है, लेकिन है ना मैं ऐसा इंसान हूं जो आखिर में विनर बनने वाला हूँ। मैं लाइफ में ऐसा कुछ करने वाला हूँ जिससे है ना बहुत सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा नाम होने वाला है। और आज जिनको मेरे वजह से तकलीफ हुई है वो सारे लोगों को मैं खुश करने वाला हूँ। तो मैं कल पे जीता था हमेशा। शराब आज और भविष्य कल, काम कल, मेहनत कल, वो कभी कल आया नहीं दोस्तों। लेकिन तकलीफें मेरे अंदर की बढ़ती जा रही थी और उसके साथ ही मैं मैनेज कर लूंगा, ये भी मेरे में वृत्ति बढ़ रही थी। बहुत अहंकार, एक बहुत घमंड कि मैं बुद्धिमान इंसान हूं, कोई भी प्रॉब्लम को हल कर सकता हूँ, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, ढेर लग रहा है,
दारू शरीर को खोखला करते जा रही है, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, तलाक की नौबत तक आ गई है, काम छूट चुके हैं। जो पत्नी लव मैरिज करके आई थी और मेरे को लगता था कि मुझ पे निर्भर है, ये तो मेरे मतलब कहाँ जाएगी जा जाके, वो उसने एक दिन बोरिया बिस्तरा उठाया, दोनों बच्चों को उठाया और वो चली गई। बाद में पैसे नहीं बचे तो रास्ते पे आ गया, लेकिन बचा क्या, तो दो चीजें बची। एक तो शराब, दूसरा अहंकार भयंकर। और तकलीफें, दर्द जिनको मैं सामना नहीं कर रहा था कि प्रॉब्लम क्या है मेरी, मैं क्यों शराब पीता हूँ। सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी मान नहीं रहा हूं कि बर्बादी हो गई है। सब कुछ गलत करता आ रहा हूं, लेकिन मान नहीं रहा हूं कि गलत क्या कर रहा हूं। गलत किया ही नहीं मैंने, सब लोगों ने गलत किया। मैंने अगर गलतियां की थी तो भी इतनी बड़ी नहीं थी कि आप मेरे को इतनी सजा दे रहे हो। तो कोई आत्म परीक्षण नाम की चीज नहीं, कहीं गलती का एहसास नहीं। और शराब पे शराब पे शराब पे शराब, क्योंकि अब ये स्थिति आ गई थी कि होश में रहना बड़ा मुश्किल हो गया था यार। कुछ मिनट, कुछ पल गुजारना शराब के बिना बड़ा दर्दनाक होता था। शारीरिक रूप से तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा तकलीफ। शराब पीऊं तो भी तकलीफ, नहीं पीऊं तो भी तकलीफ, एल्यूसिनेशन हो रहे थे, थर थर कांपता था, खड़ा रहते नहीं बनता था, ये सारी तकलीफ। तो ये चीज तो तब तक समझ में आ गई थी कि यार शराब से है ना मेरे को शरीर को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन शराब से दूर रहना है अगर, तो वो जो तकलीफ होती थी शरीर में, जो दर्द होता था, उसको मैं कैसे सहूं यार। मेरे को बार बार बोल रहे थे कि 72 घंटे तक तुमको दर्द होता रहेगा, तकलीफ होती रहेगी, उसके बाद कम कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे साहब एक एक पल जो है वो इतना दर्दनाक है कि मौत आएगी कि क्या। मेरे को यार शराब दो तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया तो मेरे को सबसे पहले बोला गया था कि शराब से दूर रहो, क्योंकि मैं रिहैब के रास्ते आया था। तो मैं 3.5 महीनों का मेरा डिटॉक्स हो चुका था। यहाँ पे आया तो अच्छी हालत में आया था, बाकी बर्बादियां हो चुकी थी, लेकिन फिजिकली अच्छी हालत में आया था। तब भी उन्होंने यही बोला था कि शराब एक लक्षण है, तुमको रियल प्रॉब्लम क्या है वो देखना होगा, रियल दर्द क्या है वो देखना होगा। और मैं फिर से डिनायल मोड में, क्योंकि अब शरीर से स्वस्थ हो गया हूं, तो मैंने उससे फिर से पलायन किया कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों ने गलतियां करी होगी, आप पे संस्कार नहीं थे, आप पे बुद्धि नहीं थी, है ना। आप लोगों में से कई लोगों को मैं मानता था कि है ना इनकी सोच ही ऐसी रही होगी इसलिए ये काम किए। तो फिर से ढकना मेरी करतूतों को और मेरी भावनाओं को, मैंने क्या किया है उस सच्चाई को ढकना, क्योंकि दर्द वो जो है उससे गुजरना नहीं चाहता था मैं ये नहीं देखना चाहता था कि मैंने कितने घिनौने काम किए हैं, मैं उससे बचना चाहता था। नतीजा वही हुआ जो उन्होंने बोला था कि ये मत बोल सिर्फ अनिरुद्ध की शराब की याद नहीं आ रही है, शराब की याद नहीं आ रही है, शराब की याद नहीं आ रही है। बंदर तो कंधे पे ही बैठा है अभी, किसी भी वक्त दबोच लेगा। हुआ भी वही। उसके बाद वही हुआ कि शराब फिर से जो आ गई लाइफ में, तो फिर से बर्बादियां चालू हुई, और शराब से दूर रहना इतना बाद में तकलीफ देह होने लगा था, क्योंकि अब पहले जैसी शराब भी नहीं पी रहा था। और शराब से दूर होना तो वही फिजिकल विड्रॉल्स सारे, घबराहट होती थी बहुत सारी। तो मेरे को बोला कि नहीं यार, नो पेन नो गेन, तुमको इसमें से गुजरना होगा। मैंने कहा साहब नींद नहीं आती है 8 8 15 15 दिन। तो बोले कि नहीं, इसमें से गुजरना होगा, बहुत शराब पी ली है अपन, अब हर जाना तो भरना होगा यार तुमको, अगर अच्छी लाइफ चाहिए आगे। मालूम नहीं कितने दिन है, लेकिन शायद कई साल हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ दिन अगर तकलीफ से गुजरोगे, ये दर्द सहन करोगे, तो वो जरूरी है तुम्हारे लिए। तो वो दर्द मेरे को सबसे पहले तो जो है फिजिकल विड्रॉल, उनसे मेरे को गुजरना पड़ा, तब तक मेरे को कोई कुछ चीज संभव नहीं हुई। बाद में इतनी चीज तो समझ में आ गई, घुटने टेक दिए कि भैया शराब के सामने मैं कभी जीत नहीं सकता हूँ, मेरे को शराब के पहले घूंट से दूर रहना होगा। लेकिन उसके साथ वो अनमैनेजेबिलिटी की बात कर रहे थे, बोले शराब नहीं, अनमैनेजेबिलिटी देखो। और अनमैनेजेबिलिटी देखी तो पता चला कि 42 की उम्र का हो गया हूँ, बेटा अभी कॉलेज में जाएगा। प्राइम साल जो थे जवानी के, जो जबरदस्त काम करने के, जिसमें ऊर्जा होती है, जोश होता है, काबिलियत होती है, और समाज में आपको स्वीकारते भी हैं। एक उम्र के बाद नौकरी मिलना भी आसानी से नहीं मिलती है। तो वो तो सारा मैंने यार वेस्ट कर दिया, अब जीरो से शुरुआत करना है, कर्जे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, रिश्तेदार पूछ नहीं रहे हैं, काम की जगह पे खड़ा नहीं कर रहे हैं। तो घबराहट होने लगी फिर से। तो वही बात आई कि यहाँ पे आए हो, ये सारे प्रॉब्लम तुमने किए है तुम्हारी बुद्धि के साथ, अब इनसे मुंह मोड़ने की कोशिश मत करो। क्योंकि मेरे को लगता था कि नहीं यार, इसको मेरे को देखने की जरूरत नहीं, मैं जाता हूँ काम धंधा ढूंढता हूँ, पैसे कमा के लाता हूँ। बोले फिर से वहीं पे आओगे, तुमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जिंदगी तुम नहीं चला रहे हो, ढंग से चला नहीं पा रहे हो, न चला पाओगे। जो बोलते थे कि दिमाग बाहर रख के आओ, मेरे को बड़ा गुस्सा आता था।
तुम्हारे पास दिमाग नहीं होगा तो बोल रहे हो दिमाग बाहर रख के आओ, मेरे पास बहुत दिमाग है। तो वो बात मेरे को मानना पड़ी, और ये बड़ा है ना अपमानजनक था यार। मैं जो खुद को मानता था बड़ी काबिलियत है मुझ में, बड़ा बुद्धिमान हूं मैं, और मैं गेम पलटा के दिखाता हूँ लास्ट ओवर में यार, ये मैच जिता के दिखाता हूं मैं। वो मेरे को कबूल करना कि मैं सबसे बेवकूफ इंसान हूं यार जिंदगी में। मेरे को कुछ नहीं समझा है, बेसिक जीवन के ABCD वो नहीं समझा है मेरे को, और ना कभी मेरे को है ना मैं अपनी बुद्धि से अपना जीवन चला पाऊंगा। मेरे को अगर जिंदा रहना है और अच्छी तरह से जीना है, फिर से शराब की ओर नहीं जाना है, तो मेरे को एक हायर पावर को मानना होगा। हायर पावर मैं क्यों मानूं? क्योंकि मैं भगवान नास्तिक, भगवान को नहीं मानना ये मेरे लिए बड़ा अहंकार की निशानी थी, और अभिमान से मैं बोलता था कि जो बेवकूफ लोग होते हैं वो भगवान को मानते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं वो भगवान को मानते हैं। मैं कमजोर नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे ये मानना कि हाँ मैं कमजोर हूं, ये शब्द मुंह से निकलना, ये शब्द मन में मान लेना सच्चाई से, ये बड़ा दर्दनाक था मेरे लिए। मैं दोस्तों 1.25 साल अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बावजूद मैं पीता रहा। उसके पीछे वजह ये थी कि हार मानना मेरे को बड़ा दर्दनाक लगता था, मेरे को कबूल नहीं था। लेकिन मजे की बात ये थी कि यहाँ पे बोला गया था कि सरेंडर टू विन, भैया हार मान ले। तो वो बड़ा पत्थर रख के सीने पे जब मैंने हार मान ली कि यार मैं न शराब न जिंदगी, कोई भी चीज जो है मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता हूं। और अगर आप लोग बोल रहे हो क्योंकि आप शराब से दूर हो कि एक हायर पावर है, बोले ईश्वर मत बोलना यार, हायर पावर बोल, एक को तो मान। तो ये मेरे लिए आसान था, बट वो दर्दनाक जरूर था। जीवन में पूरी तरह से गलत हूं ये स्वीकार करना, और आगे भी अपने हिसाब से नहीं चलूंगा, आप लोग जो बोलेंगे उस हिसाब से चलूंगा। मेरे को लगता था कि है ना मैं कोई जानवर हूं, और मेरे को है ना जो नाक में डाली हुई रस्सी है वो आप लोगों के हाथ में दे रहा हूं। लेकिन मजे की बात थी कि जिस दिन ये किया, मजबूर था दोस्तों, सामने मौत दिख रही थी कि अगर मैं आगे जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। ऑलरेडी साइकेट्रिक दवाइयां चालू हो गई थी, पागलों जैसा बर्ताव हो चुका था, मेमोरी जा चुकी थी, सेक्स पावर लगभग ना के बराबर हो चुकी थी। तो मेरे पास उन्होंने बोला था कि अब यार दो राय पे खड़ा है तू, या तो आगे चल दारू पी के मिट जा खत्म हो जा, या फिर यहाँ पे आ जा, यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो कर। ये जिस मोमेंट से किया उस दिन से पहले ही कुछ दिन तो ये हुआ कि शराब की याद आती थी, लेकिन तकलीफ नहीं हो रही थी शराब से दूर रहने में। और बाद में तो कोई स्ट्रगल ही नहीं हुआ। जिस दिन मान लिया कि कमजोर हूं, जिस दिन मान लिया कि गलत हूं, जिस दिन मान लिया कि मैं हार चुका हूं, और जैसे ही मैंने यहाँ पे घुटने टेक दिए तो वो घुटने टेकने तक दर्द था, लेकिन उसके बाद एक शांति हुई। यार संघर्ष, कितने साल दिमाग में लड़ाई चल रही है, कितने साल खुद को सही प्रूव करने के लिए चल रही है कोशिश, कितने साल मैं मान ही नहीं रहा हूं कि प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी लड़ाई जो है खत्म हो गई। और यार ए ने मेरा हाथ थाम लिया और मेरे को चलाने लगे। धीरे 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 एक अपनापन, एक अपनी जगह मिल गई दुनिया में, कहीं जगह नहीं बची थी मेरे लिए दोस्तों। और ये मैं सिर्फ बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, बात सच्चाई थी मेरे लिए। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक जगह मिल गई, एक अपनापन मिल गया। उन्होंने बोला हम भी तेरे जैसे हैं, तो एक आशा मिल गई कि मैं भी अगर इनके जैसा होने की कोशिश करूंगा तो मैं भी ये जो दिख रहे हैं अच्छे, खुशियों भरे चेहरे ना, आंखें चमकदार, तो मैं भी इनके जैसा हो पाऊंगा यार। ये तो शराब के बारे में बहुत मजाक कर रहे हैं, तो मैं भी इनके जैसा हो पाऊंगा। तो वो आशा मिली, है ना। मैं आपके साथ रहने लगा तो कुछ जख्म थे, कुछ दर्द थे, वो भरने लगे। सबसे बड़ी बात थी कि अब गलतियां जो मेरी थी उनके लिए मैं शेयर करने लगा। जो चीजें अंदर दबा के रखी थी, है ना, छुपाई हुई चीजें, मेरे राज, मैंने किए हुए गंदे काम, जब वो मैं बाहर लाने लगा तो वो अंदर रखने के कारण जो दर्द था वो दूर होने लगा। धीरे 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 जो है वो नया अनिरुद्ध जो है वो बाहर आने लगा, और मेरे को बाहर भी अच्छा लगने लगा, अंदर भी अच्छा लगने लगा। जब गलतियां मान ली, जब मैंने लोगों के साथ गलत किया है मान लिया, तो मेरा उन लोगों के प्रति नजरिया बदल गया, खासकर घर वालों के प्रति। तो जिस तरह से मेरा व्यवहार था उनसे तब तक, वो भी बदल गया। जब गलतियां मान लेता हूं तो थोड़ी विनम्रता आ जाती है, और यहीं पे मैं सीखा हूं कि विनम्रता दर्द का इलाज है, असली इलाज, शराब वाला इलाज नहीं जो भ्रम पैदा करे और बाद में दुगना दर्द हो, एनेस्थेटिक नहीं, असली इलाज। तो वो जब विनम्रता आई थोड़ी सी, तो धीरे धीरे ये भी समझने लगा कि दुनिया में मेरी जगह है क्या, और कितनी सी, इतनी सी जगह, और आवाज इतनी मेरी बुलंद, सालों साल वो मेंढक, तो वो अब करने की जरूरत नहीं रही यार।
जब वहां पे गलतियां कबूल करने लगा तो दुनिया में भी मैं जब आया तो मेरे को समझ में आने लगा कि यार गलत तरीके से जिया हूं। इनसे मैं क्या अपेक्षाएं करूं अभी, कि मेरे को यार रेड कारपेट लेके मेरे को काम पे दो, वही पगार दो जो पहले मिल रही थी। तो वो नहीं, तो ये सारे बोझ है ना मेरे हट गए। और मेरे को बोला गया कि इसी तरह जीना है यार तेरे को, तेरे हिसाब से नहीं जीना है। बहुत जी लिया अपनी मर्जी से। ये ऐसा नहीं कर रहा है तो तेरे को दर्द होता है, वो वैसा नहीं कर रहा है तो दर्द होता है, ऐसा हुआ तो क्यों, नौकरी नहीं मिली तो दर्द। ये दुनिया का दस्तूर है यार। कभी अच्छी चीजें होती हैं, कभी गलत चीजें होती हैं। और तूने इतनी गलत चीजें की है कि तू मेरे से साथ अच्छा होगा, ये अपेक्षाएं क्या कर रहा है। तेरे को तो अब इन सब का जो है, लिविंग लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स, जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीना होगा। नखरे बंद कर, रोना बंद कर, बहाने बनाना बंद कर, चीजों को नकारना बंद कर, सामना कर चीजों का, गुजर इस दर्द से। और दर्द से गुजरने के लिए तू अकेला नहीं है। यहाँ पे लोग हैं जो तेरे को बोलेंगे कि कैसे डील करना है इसको। यहाँ पे एक तरीका है जिसको बोलते हैं 12 स्टेप प्रोग्राम, जो स्पॉन्सर के साथ करना है। ये करेगा तो एक एक चीज जो है, एक तो बेसिकली 1 2 3 स्टेप जब मैंने थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ और अपनाने लगता हूँ, तो शराब की प्रॉब्लम मेरी एक एक दिन के हिसाब से सॉल्व हो रही थी। दूसरी बात, एटीट्यूड चेंज किया तो काफी सारी चीजें बदली, रिश्ते ठीक होने लगे। मेरे को अल्टरनेटिव काम भी मिल गया तो मैं पैसा भी कमाने लगा। मैं सर्विस में जा रहा था तो मेरे को एक थ्रू आउट फ्रेंडशिप मिल गई, एक दोस्ती मिल गई, अकेलापन दूर हो गया मेरे को। साथ ही मैं किसी के काम आ रहा हूँ ऐसे तरीके से जो मेरे दिल को बहुत संतुष्टि देता है यार। मैंने अगर किसी नए बेवड़े से बात की, मैंने अगर किसी रिलायंस भाई से बात करी, मेरे को अगर किसी पीआई में ले गए, मेरे को कहीं एएसएच देने को बोल दिया गया, मेरे को कहीं पे रिहैब में गए जहां पे मैं 5 5 बार गया था और जो इतने दिन रहा करता था, वहां पे जाके अगर मैं अपने भाई की से अपने अतीत, जो दर्द वाला अतीत है, बहुत यार दर्दनाक है, ऐसे याद करूं तो कि इतने घिनौने काम किए हैं, क्या मैं इंसान कहलाने के लायक हूं। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस जादू ने किया यार। वो जो मेरे घिनौने काम थे उसको एसेट बना दिया, उसको मेरी सबसे बड़ी पूंजी बना दिया, उसको मेरा सबसे बड़ा कैपिटल बना दिया कि जा तू इसको शेयर कर यार लोगों के साथ। तो मैं जाने लगा, लोगों से बात करने लगा, मैं बताने लगा कि मैं किस कदर का बेवड़ा था। और वो सुन के मेरा एक नया दोस्त बनने लगा। तो रात को सोते वक्त जो संतुष्टि, यार कौन सी दारू से आएगी। ये प्रोग्राम और ये फेलोशिप हीलिंग करती है मेरी। और एक हद तक हीलिंग हो गई तो मेरे को, वही मैंने कहा कि मैं बहुत अहंकारी इंसान हूं, मैं खुद पे चलने वाला इंसान हूं। मैं मानता हूं कि मैं चीजें समझ जाता हूं बहुत जल्दी से, और शायद आप लोगों से अच्छी तरह से समझ जाता हूं। और इम्प्लीमेंट करना तो मेरे से कोई सीखे। तो मेरे को लगा कि अब ये 12 कदमों का कार्यक्रम पूरा करने की क्या जरूरत है। आई एम सेटल्ड नाउ यार। और मैं तो ए से भी नहीं भाग रहा हूं, मैं तो सर्विस में भी हूँ। तो अब ये स्पॉन्सर लेना, 12 कदम करना, क्योंकि वही मेरा बैंडेज हो गया था यार। है ना, जख्म हुई है तो जहां जहां दिख रहा है वहां पे पहले है ना जख्म साफ करके बैंडेज लगाते हैं। तो वैसे बैंडेज लगे थे, वो खुल गए, तो है ना स्किन भी अच्छी लग रही है, घाव ऊपरी ऊपर जो थे वो सारे भर गए थे। तो मेरे को लगा मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन नहीं बॉस, मेरा रोग जो है वो अंदर दिमाग की जड़ों तक है ना फैला हुआ है, मेरी पर्सनालिटी की जड़ों में फैला हुआ है अंदर पूरा। तो इतनी आसानी से नहीं मेरे को राहत मिलेगी। ऊपरी ऊपर मैंने मरहम पट्टी कर ली, अच्छा लगेगा ऑफ कोर्स पहले से, लेकिन जो मूल कारण है कि मैं दर्द का सामना नहीं करना पाता हूँ, मैं दर्द में से गुजर नहीं पाता हूँ, वो जो चीजें हैं उनका इलाज करना पड़ेगा, इसलिए स्पॉन्सर लेना पड़ेगा। इस चीज को समझने में मैंने 2.5 साल लगाया दोस्तों। शुक्र है कि कोई ऐसी बहुत बड़ी नौबत नहीं आई थी तब। वो प्योर एंड प्योर इसलिए हुआ कि है ना न्यू कमर्स आ रहे थे और मेरे से सलाह मांग रहे थे। उनको क्या बोलूं, ये 12 कदमों का कार्यक्रम मैंने आपको बोलता हूँ शेयरिंग में, लेकिन मैंने नहीं लिया है। मैंने स्पॉन्सर लेने ले ऐसा बोलता हूँ आपको, लेकिन मैंने स्पॉन्सर नहीं लिया है। तो यार ये झूठ जब मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को तकलीफ होती है। और ए में आने के बाद है ना इस तरह के झूठ जो है वो मैं ज्यादा देर सह नहीं पाता हूँ। तो मैंने स्पॉन्सर लिया, लेकिन दोस्तों स्पॉन्सर लेने के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसी प्रॉब्लम्स आई मेरे लाइफ में, जो मेरे को लग रहा था लाइफ सेट हो गई है। क्योंकि शराब मैंने यार 21 साल पी है और इतने मैंने चीजें करी है कर्म, उनका हिसाब है ना कब मेरे को देना पड़ेगा मेरे को मालूम नहीं, और किस रूप में देना पड़ेगा मालूम नहीं। लेकिन वो जब देने की है ना बारी आई थी, उस वक्त स्पॉन्सर था मेरे साथ जो मेरे से कदम करवा रहा था। एक कोई घटना हुई हमारी फैमिली में बहुत बड़ी, और मेरे को उन्होंने तब चौथे कदम के पन्नों पे ले गए। मैं चौथे कदम पे था नहीं तब।
मेरे को लग रहा था 2.5 साल हो गए हैं सोब्राइटी में, और मैं किन लोगों को है ना, इनको हायर पावर पहले मानता था मैं। अनिरुद्ध भाई आप म्यूट हो गए। के साथ फोन आ जा रहा है अनिरुद्ध भाई, आप म्यूट हो गए हो। चौथा कदम, चौथा कदम। और बोलते थे कि बहुत तकलीफ होती है, ये होता है, वो होता है, और कई लोग नहीं करते हैं। मेरे को उस बात का डर नहीं था चौथा कदम करते वक्त, क्योंकि मेरे को उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया था तब तक। जब चौथा कदम मैंने किया, तो एक एक चीज उन्होंने बोला बोला था कि फियरलेस एंड सर्चिंग, निडरता से, और हर कोने में जाके हर चीज जो की है वो मैंने देखना है। तो ये चीजें जब मैं देखता हूं तो मेरे सारे दर्द उजागर होते हैं। मैंने दिए हुए दर्द, मेरे को हुए दर्द, और वो किस कारण हुआ। तो एक चीज मेरे बिल्कुल सामने स्पष्ट हो गई थी, कई सारी चीजें वहां पे स्पष्ट हुई हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि एक चीज तो बिल्कुल पता चल गई कि जो कुछ हुआ है लाइफ में उसके लिए केवल मैं जिम्मेदार हूँ। ये एहसास जो था एक एक चीज का सामना करना, एक एक इंसान को कैसे तकलीफें दी थी, क्या दी थी, वो याद करता हूं तो कई घिनौनी चीजें, क्योंकि अदरवाइज याद नहीं आती हैं। मेरे को लगता है कि मैंने ना, इन लोगों ने जितना किया है बुरे कर्म, उतने मैंने बुरे कर्म नहीं किए हैं। मेरे पत्नी को मारा पीटा नहीं है, मैंने ना ज्यादा लफड़े नहीं किए हैं, मैंने ये नहीं किए हैं, लेकिन जब। अनिरुद्ध भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी अनिरुद्ध भाई। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी। तो लिखना एक बात है, लिखते वक्त ही दर्द जो हुआ वो ठीक है, लेकिन अब ये सारी चीजें मेरे स्पॉन्सर के सामने कबूल करना, तो ये चीज जरूर थोड़ा सा ठिठक जाता है इंसान। तब तक स्पॉन्सर और मुझ में, इंसान नहीं मैं कहूंगा, मैं ठिठक गया था। स्पॉन्सर और मुझ में एक बहुत गहरा विश्वास का नाता तैयार हुआ था, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके साथ शेयर करने में। प्रॉब्लम आगे थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो बोल रहे थे कि अब ऐसे नहीं जीना है आगे। जो चरित्र दोष है, जो सारी तकलीफों का मूल कारण है, उनको दूर करना होगा। अब यहाँ पे मेरे को डर आने लगा। डर क्या आने लगा कि उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे को बहुत प्रिय है, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड हो, चाहे एटीट्यूड से रिलेटेड हो। मेरे को लग रहा है कि अगर ये कर दूंगा कि तो आगे मेरा कोई लफड़ा करने का चांस ही रोक रहे हैं ये, मतलब मेरे मन में इच्छा है। ऐसी कई सारी चीजें। तो मेरे को लगता है अब ये स्पॉन्सर के साथ हर एक चीज शेयर कर दूंगा, तो ये मेरे पे है ना सारी एक के बाद एक पाबंदियां लगाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्लियर चीज है एक, कि अगर मैं स्पॉन्सर के साथ पूरी तरह से ईमानदार नहीं रहता हूँ, अगर मैं सारी चीजें उसको बताता नहीं हूँ, तो है ना 99% वाला कोई मामला नहीं है यार। मेरे को जितना याद आ रहा है, मेरे को 100% करना पड़ेगा और 100% शेयर करना पड़ेगा। और वो सिर्फ स्पॉन्सर का मुद्दा नहीं है, वो मेरा और मेरी हायर पावर का मुद्दा है। शराब से मैं दूर हूँ, लेकिन जो जीवन बोला गया है यहाँ पे, जो प्रोमिसेस आगे बोले गए हैं, वो मेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं इजियर सॉफ्टवेयर वे लेने वाला हूँ, मैं फिर से शॉर्टकट मारने वाला हूँ क्या? मैं। अनिरुद्ध भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही दोस्तों? जी ऋषि भाई। इस अनिरुद्ध भाई का नेटवर्क का इश्यू है। ठीक है। मेरे को कंटिन्यू। मालूम नहीं कितना टाइम बीच में नहीं था मैं, लेकिन एक है कि मेरे को वो कबूली भी पूरी तरह हर चीजों को करनी होगी, वरना वो सब खाली नहीं होगा। वो जो मेरे को उस वक्त उन्होंने बोला था कि यार अंदर प्रॉब्लम है, अंदर दर्द है ना, वो मैं नहीं करूंगा तो ये प्रोसेस दर्दनाक होगी, लेकिन मेरे को इस दर्द से गुजरना होगा। और आगे जो चीजें हैं वही मेरी तीसरे कदम की फिर से कसौटी आएगी, कि यार ये जो आगे मैं बोला था मैंने, कि जब जो कुछ है मेरी इच्छाओं से नहीं, मैं ईश्वर की इच्छा से चलूंगा। तो ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स वगैरह समझ में आने के बाद भी मैं इनको दूर नहीं कर सकता हूँ। मेरे को ईश्वर की शरण में रहना होगा यार। मेरे को बोलना होगा कि हाँ मैं कमजोर हूं, मैं ये चीजें नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे लिए करो। और आगे जैसा है, जो भी सामने आया है, जो भी आप रास्ता दिख रहा है, उस रास्ते पे मैं चलूंगा आसानी से, मेरे को अच्छा लग रहा है या नहीं। लेकिन मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में देखा है कि हर बदलाव दर्दमंद ही है, हर बदलाव दर्दनाक ही है, तब तक जब तक मैं वो करने के लिए तैयार नहीं हो जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, तो बड़ी अचरज की बात है कि वो दर्द नहीं होता यार। उसके बदले मेरे को हीलिंग मिलती है। उसके बदले मैं देखता हूं कि फिर से मेरा नजरिया बदला है, फिर से थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है, फिर से मैं चीजों के प्रति और शांति से देख पाता हूँ, फिर से मेरे को जो है जीवन से अपेक्षाएं कम हो गई है। इसका मतलब है कि फिर से मेरा आनंद बढ़ गया है, फिर से मेरे को लग रहा है कि मैं और अलग चीजों तरीकों से उपयोगी हो सकता हूँ। मेरे को जीवन के नए नए क्षितिज दिखाई देते हैं। और तो ये सब है यार, पूरी प्रोसेस जो है। मैंने माफी मांगने की जब बात आई थी, तो मैं ना माफी मांगने में बड़ा उतावला था। तब मैंने कोई स्पॉन्सर लिया था ना कुछ लिया था। तो मैं आगे के अनुभव नहीं शेयर करूंगा, वैसे भी टाइम मेरे पास अभी बहुत ज्यादा नहीं होगा।
लेकिन पहला अनुभव जो था, मैंने जिस व्यक्ति के सामने माफी मांगी तो मैं उसके लिए माफी मांगने गया। एक्चुअली मैंने तब जाना नहीं था, लेकिन मेरे को तब लगा कि यार इस इंसान से शायद मैं फिर कभी मिलूंगा नहीं। तो मैंने ये तो तय कर लिया कि यार आज मैं इससे माफी मांग लेता हूँ सारी चीजों के। लेकिन माफी मांगने जब मैं गया, उससे पहले 5 मिनट इतनी हलचल की, यार इससे मैं क्यों माफी मांगू, इस पे तो मैंने कई उपकार किए हैं, मेरी बदौलत ये आज इतने पॉश ऑफिस में बैठा है, वरना होता ही नहीं। मैं इसके सामने सारी गलतियों का बखान करूं और बोलूं कि माफ कर दो मुझे यार, और उस पे भी ये कि उसने क्या किया है उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ अपनी गलतियां बोलूंगा, तो ये मेरी ईगो पे ठोस ठेस पहुंचती है, बहुत दर्द होता है। लेकिन वो जब मैंने किया और मैं उस ऑफिस से बाहर निकला, तो वो एहसास जादुई लगने लगी दुनिया। मुंबई कोई बहुत खूबसूरत शहर नहीं दिखता है ट्रैफिक में, लेकिन मेरे को दिख रहा था बॉस। मतलब वही दुनिया, लेकिन रंगीन नजर आने लगी, बहुत एक सुखद नजारा लगने लगा वो, और अंदर खुशी महसूस होने लगी। तो जब जब मैं झुकता हूँ, जब जब मेरा ईगो पंक्चर होता है, जब जब मैं दर्द से वो सहने की तैयारी दिखाता हूँ कि हाँ मैं इस दर्द में से आगे बढ़ूंगा, तो मेरे अंदर कुछ बदलाव आता है। और वो बदलाव है ना यार, बड़ा प्रसन्न सा होता है, बड़ा खुशगवार होता है, बहुत ही मेरे को अगले लेवल तक पहुंच जाता है वो। तो यहाँ पे बोला है कि यार ये सब चीजें करो तो पिछला जीवन जो है, पिछला व्यक्तित्व जो है, उससे तुम छुटकारा पाओगे। जो कुछ इतना दर्द जमा करके रखा है वो जाएगा, जो तकलीफें जमा करके रखी जाएंगी, वो जो चीजें हैं तुम्हारे पास जो तुमको बार बार तकलीफ में डालती हैं, उनको तुम जड़ों से है ना निकाल तो नहीं पाओगे, लेकिन काफी हद तक दूर कर पाओगे। बाकी उसके लिए तुमको मेंटेनेंस करना पड़ेगा इसका, इसके लिए रोजाना नजर रखनी पड़ेगी। पहले की गलतियों से फारिग हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे गलतियां नहीं करूंगा। तो प्रोग्राम बोलता है कि एक दिन के हिसाब से है ना खुद को चेक करते रहे। सुबह मार्गदर्शन ले कि क्या करना है, मार्गदर्शन लेता हूं तो देखता हूं कि मेरे को करना कुछ है, लेकिन मेरे को है ना प्रोग्राम बोलता है कि कुछ और कर, तो मेरे ना मजे छीन लेता है, ऐसा मेरे को लगता है। ये मेरी पुरानी पर्सनालिटी है। प्रोग्राम बोलता है कि ये चीजें नहीं कर जो तेरे को अच्छी लग रही है, ये चीजें कर जो तेरे लिए अच्छी हैं। तो ये करना पेनफुल होता है, लेकिन रात को जब मैं सोता हूं, अगर मैं प्रोग्राम के हिसाब से जितनी चीजें की हैं उससे मेरे को संतुष्टि मिल रही है। और जो मैंने अपनी मर्जी से की है वहां पे मेरे को तकलीफ होती है। जहां पे मैंने पत्नी को कुछ उल्टा बोल दिया, ग्रेटिट्यूड भूल गया, सामने वाला सही है या गलत, इसी पे कसौटी को मैं मानता हूँ। मैं ये नहीं मानता हूँ कि सामने वाला गलत है तो ठीक है ना यार, मैं टॉलरेंट बनूं। तो ये रात को जो है मेरे को दिखता है कि यार ये चीजें मैंने इस तरीके से नहीं उस तरीके से करनी थी। लेकिन वो करूं, अगर गलतियां करता हूं तो मेरे को सॉरी बोलना मुश्किल हो जाता है। रोज रोज क्या सॉरी बोलना है यार, रोज रोज गलतियां कर रहा हूं ऐसा मान लूं। इंसान है यार, करेगा गलती। तो पत्नी के सामने सॉरी बोलना मेरे को बड़ा तकलीफ वाला लगता था। लेकिन जब माफी मांगता हूं तो अच्छा लगता है यार, मेरे ही दिल का बोझ चला गया। तो जब जब मैं दर्द से सही तरीके से गुजरता हूं तो मेरे को अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी अच्छी होती है। और रात को जो चीजें मेरे को दिखाई भी दी हैं, अगर कि यार ये है ना मैंने ठीक नहीं करी, तो मेरे को बोला है प्रेयर कर, ये गलत चीजों को लेके सोने मत जा, है ना, इनको टाल मत, इनको अवॉइड मत कर, इनको तो अच्छी तरह से देख कि ये मैं नहीं कर पाया, और इसके लिए फिर से तेरे प्रभु से, तेरे हायर पावर से, जो कुछ तू मानता है उससे बोल कि हाँ ये तकलीफ हुई। तो जब मैं कबूली देता हूं तो मेरे को राहत भी मिलती है और साथ में हौसला भी मिलता है कि है यार, आज जैसा दिन मिला वैसा कल भी शायद मिलेगा, और कल एक मौका मिलेगा। तो कल शायद मैं ये गलती नहीं करूं, दूसरी गलती हो सकती है या वही भी दोहरा सकता हूं, लेकिन एक मैं देखता हूं कि एक एक दिन के हिसाब से मैं पहले जैसा तो नहीं कर रहा हूं यार। पहले जैसा जो मैंने बोला है कि सिर्फ मेरे को ही और मेरे को ही जो चाहिए उसी हिसाब से चीजें नहीं चलाता हूँ। वन डे का प्रोग्राम है, और ये मैं सिर्फ सोच समझ के है ना आदत से नहीं कर सकता हूँ सिर्फ, मेरे को थ्रू आउट प्रेयर में रहना पड़ेगा, मेरे को मेरी हायर पावर के संपर्क में रहना पड़ेगा। ये आप लोगों के बिना नहीं होता है। हालांकि ये अकेले का है कि मैं अपने प्रभु से क्या बात करता हूँ, मैं अपने हायर पावर से बात क्या करता हूँ, किस तरह से मेडिटेट करता हूँ, किस तरह से संपर्क क्या बनाता हूँ। लेकिन मैं ये अकेला हूं तो नहीं करूंगा, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको। मेरे को बार बार खुद को चेक करने की आदत नहीं रहेगी। ये तो मैं आपकी शेयरिंग सुनता हूँ, मेरे को फिर से याद आता है पहला कदम से सब कुछ लेके मैं क्या हूँ कौन हूँ, तो मैं ये करता हूँ। सो जो मैं सीखा हूँ यहाँ आके, वो ये सीखा हूँ कि बदलाव जरूरी है, हर बदलाव दर्दनाक होता है। वैसे भी किसी ने खूब कहा है कि पेन इज इनेविटेबल, दर्द अनिवार्य है, दर्द होना ही है, बट सफरिंग इज ऑप्शनल। मुझे उस दर्द में डूबे रहने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आज सॉल्यूशन है, मेरे पास आज प्रोग्राम है।
मेरे को बोला गया है कि पेन इज द टच स्टोन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। प्रोग्राम मेरे लिए एक अच्छा इंसान बनाता है, मेरे को एक अच्छा नागरिक बनाता है, मेरे को फिर से आज जिंदगी जीने का मौका दिया है। मैं काम भी कर रहा हूँ, अच्छी तरह से कर रहा हूँ, जितना मेरे को उम्मीद थी जिंदगी से उससे बहुत ज्यादा मिल रहा है मेरे को। पैसे नहीं मिल रहे होंगे ज्यादा, लेकिन जिंदगी में जो मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा उम्मीद से और लायकी से। मेरी योग्यता नहीं है ना इतनी, जो मैंने कर्म किए हैं उससे मेरे को, अगर ए ने मेरे को रास्ता नहीं दिखाया होता तो मेरी योग्यता ही नहीं थी, औकात ही नहीं थी। तो औकात से बहुत ज्यादा दिया है ए ने मेरे को। लेकिन उसके साथ बताया है कि तेरे को ध्यान रखना है वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे, और परफेक्शन तो भूल ही जा, ना तू कभी था, न है, न होगा। लेकिन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करता रहे, और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है। मेरे को बहुत पहले किसी ने बोला था कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे रास्ता संकरा होता जाएगा, छोटा छोटा होता जाएगा। मतलब चीजों को और मेरे को उतारना होगा, डालना होगा, है ना। और भी जीवन है तब तक दर्द है। मैं इनसे भागूंगा नहीं, अभी भागने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। मैं इनका इंपॉर्टेंस समझा हूं। जैसा मैंने कहा था कि बचपन में मेरे को माँ ने बताया था कि सर दर्द हो रहा है, गला दुख रहा है, मतलब तेरे को ना यार वायरल हुआ है। अगर ये दर्द होता ही नहीं तो मेरे को पता नहीं चलता कि मेरे शरीर के अंदर कोई खराबी है और वो गंभीर रूप धारण कर सकती है। वैसे ही आध्यात्मिक रास्ते पे भी अगर मेरे को दर्द नहीं हुआ, ये भावनाएं जो है मेरी, ये जो भावनिक दर्द जो होता है, वो दर्द मेरे को इंडिकेटर है कि यार कोई तो भी प्रॉब्लम है तेरे अंदर। और प्रॉब्लम है तेरे अंदर तो बात कर, स्पॉन्सर से बात कर, फेलो मेंबर्स से बात कर, किताब पढ़, इन्वेंटरी ले, और पता चल जाएगा तेरे को कि ये दर्द क्यों हो रहा है। और ये दर्द है अगर तो उसका रास्ता भी है, तो तेरे को हायर पावर की शरण में आना पड़ेगा। जो उपाय यहाँ पे बताए हैं वो अपनाने पड़ेंगे, और वो अगर तू अपनाता है तो तेरे को उस दर्द से राहत मिलती है और तेरा विकास होता है। और जैसे जैसे मैं इस रास्ते पे आगे आगे बढ़ता हूँ, वैसे वैसे मैं पाता हूँ कि वो खुशियां जिनके पीछे मैं भाग रहा था, जो मेरे को लगता था कि शराब के एक प्याले में मिलेंगी, वो खुशियां, वो संतुष्टि और वो उपयोगिता, वो एक, मैं आज मर जाऊं तो मैं एक अच्छा इंसान हूं पहले से तो डेफिनेटली हूं, और ये ए ने बनाया है। और आगे भी अगर मैं ये तैयारी दिखाता हूं आप लोगों के साथ प्रोग्राम पे चलने की, सभी क्षेत्रों में अपनाने की, और ये मैसेज दूसरे तक पहुंचाने की। सर्विस, उन्होंने बोला है कि कुछ भी काम नहीं आएगा अगर शराब के से दूर रहने में, तो सर्विस काम आएगी। लेकिन दोस्तों, मेरा अनुभव ये रहा है कि मेरे प्रॉब्लम्स, मेरी तकलीफें, मेरे दर्द, ये जब मुझ पे ज्यादा हावी होते हैं, उस वक्त भी मेरे को, मैं जब शराबी से बात करता हूँ, खासकर नए शराबी से बात करता हूँ, तो ये मेरे दर्द जो है इनका, वो कम हो जाते हैं। कई बार इसका इलाज भी मिल जाता है। कई बार मैं देखता हूँ कि मैं 12 स्टेप कॉल में जाके आया, और जो प्रॉब्लम मेरे को इतनी खतरनाक लग रही थी, वो प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम ही नहीं लग रही है। तो ये जीवन जीने का तरीका जो मेरे को दिया है, ये 12 कदम, ये फेलोशिप, ये सर्विस जो मैं अपनी ही सर्विस करता हूँ, ये अद्भुत है। ये अगर नहीं मिला होता तो ना मैं जिंदा होता, ना आपके बीच में होता। शराब से दूर रहने की तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जो यहाँ पे मेरे को पहले से बोला गया था कि रिकवरी पे ध्यान दे और तेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाएंगे। सारे प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए मेरे पास हायर पावर है, मेरे पास फेलोशिप है, मेरे पास प्रोग्राम है, मेरे पास टूल्स, वो मेरे को मिल गए हैं। तो प्रॉब्लम से आज उतना नहीं डरता हूँ जितना पहले भागता था। वैसा भागता तो हूं नहीं, कोशिश तो रहती है कि भागू ही नहीं। दावे के साथ कोई चीज बोलना गलत है मैंने अपने बारे में, क्योंकि ऐसा परफेक्ट इंसान नहीं हूं मैं। लेकिन ज्यादातर मैं देखता हूं कि आज मैं प्रॉब्लम से दूर नहीं भागता हूँ, आज दर्द से दूर नहीं भागता हूँ। आज मेरे को तरीका जो है वो दर्दनाक लगा तो भी मैं वो करता हूँ, क्योंकि मेरे को वो पता चला है कि इससे मेरा आध्यात्मिक विकास होता है। और आध्यात्मिक विकास अगर होगा मेरा, मतलब मैं एक अच्छा इंसान के तौर पे और आगे बढ़ूंगा अगर, तो यही मेरा इलाज है यार। तभी मैं जीवन में वो बेचैनी, चिड़चिड़ापन, असंतुष्टि जो है उससे दूर रह पाऊंगा। तभी मेरे को लगेगा कि यस यार, ये जिंदगी जीने लायक है। और ये जिंदगी जीने लायक है यार, मजा आ रहा है एक एक दिन के हिसाब से। मेरे को जो सब लग बोलते थे वही मैं बोलूंगा, क्योंकि आप में और मुझ में ज्यादा फर्क है नहीं। यार लग नहीं रहा था कभी कि मैं शराब से दूर रह पाऊंगा। मेरे बाद आए लोग केक काटा रहे थे, लेकिन मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं कर पाऊंगा। ये प्रोग्राम दूसरों के लिए काम आ रहा है, लेकिन मेरे काम आएगा ऐसा नहीं लग रहा था यार। लेकिन हो रहा है एक एक दिन के हिसाब से। पहला साल हुआ तो बड़ा एक्साइटेड था, आज एक्साइटमेंट नहीं है। आज ग्रेटिट्यूड लेवल बढ़ती जाती है हायर पावर के लिए, आप लोगों के लिए। एक एक लोग, कई जिनको मैं जानता हूं और कई जिनको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना समझ गया हूं कि हर अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेंबर का है ना हिस्सा है मेरे सोबर रहने में।
तो बहुत ग्रेटिट्यूड है यार, और खासकर मेरे परिवार के लिए जिन्होंने बहुत कुछ सहा था, इन सब के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड है। और मैं यहीं पे रुकना चाहूंगा दोस्तों। मेरे को शेयर करने का मौका दिया, आपने मेरे को विशेष दी, मेरे को शुभकामनाएं दी। आपकी मदद से और शुभकामनाओं से ही और मार्गदर्शन से ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। शेयरिंग में कहीं अगर कुछ गलत बोल दिया गया हूँ तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि गलतियां करने वाला इंसान हूँ, बट आपके सामने ईमानदार तो रहने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू एवरीवन सो मच। फिर से नवजीवन ग्रुप, आप सारे लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।